वेलकम एवरीवन। आज हम देखेंगे बर्थ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसमें हम देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बना था, किस किस कारण से बना था, इंडियन वे ऑफ पर्सपेक्टिव, ब्रिटिशर्स वे मतलब इंडियन क्यों बनाए थे और ब्रिटिशर्स क्यों बनाए थे इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की बनने की ज़रूरत क्या थी। तो पहले हम लोग ज़रूरत देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था 1885 में। उस टाइम इंडिया में काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स थे और इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे, और सभी लीडर्स किसी न किसी स्टेट को बिलोंग करते थे और वो उसी स्टेट को रिप्रेजेंट कर पाते थे। जैसे अगर मान ले कि दादा भाई नौरोजी सिर्फ साउथ इंडिया और महाराष्ट्र को कंट्रोल कर पाते थे और उनकी बात सिर्फ वहीं पे पहुंच पाती थी, और जो ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया है या फिर सेंट्रल इंडिया भी बोला जाए, वहाँ तक उनकी बात नहीं पहुँच पाती थी। इसीलिए बना था कांग्रेस, क्योंकि सारे जो इंडिया के इन्फ्लुएंशियल बड़े बड़े लीडर्स थे वो सब एक जगह पे आ गए थे और कांग्रेस की बात पूरी इंडिया सुनता था। फिर आता है वॉइस फॉर द कॉमन पीपल। वॉइस फॉर द कॉमन पीपल अगर देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी प्रॉब्लम्स होते थे वो सारे सॉल्यूशन मिलते थे कांग्रेस में जाके। अगर कोई भी धरना होता है या फिर कोई भी रिपोर्ट होता है तो कांग्रेस के कोई ना कोई बड़े लीडर्स उस रिपोर्ट में या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाते थे और उसका सॉल्यूशन देखते थे। फाइट फॉर द राइट इन अ डेमोक्रेटिक वे। इससे पहले हमने फार्मर्स रिवोल्ट और ट्राइबल रिवोल्ट में देखा, ज़्यादा स्पेसिफिकली देखा हम लोग ने ट्राइबल रिवोल्ट में। जितने भी ट्राइबल रिवोल्ट में आप हथियार यूज़ किए गए थे उनको ब्रिटिश ने काफ़ी आसानी से हटा दिया था। अब कांग्रेस को समझ में आ गया था कि अगर ब्रिटिश के खिलाफ कोई हथियार उठाएंगे तो फिर ब्रिटिशर्स आसानी से उस रिवोल्ट को दबा सकती है। और अगर लोग डेमोक्रेटिक वे यूज़ करेंगे, डेमोक्रेटिक वे मतलब लोगों को अगर चिट्ठी लिख के देंगे या फिर किसी लॉ से या फिर कोर्ट में जाएंगे तो फिर कांग्रेस उनको वो चीज़ देने पे मजबूर हो जाएगी। इसे बोला जाता है फाइट फॉर द राइट इन अ डेमोक्रेटिक वे। रहता है द ऑर्गेनाइजेशन दैट इवन द ब्रिटिश रिकॉग्नाइजेस। इससे पहले भी हम देखेंगे कि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन हुए थे पर जो ब्रिटिश थे वो इसको रिकग्नाइज नहीं करते थे, पर कांग्रेस को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था क्योंकि कांग्रेस में थे एक ब्रिटिशर ने जिनका नाम था A.O. ह्यूम। क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन एक ब्रिटिशर ने बनाया इसलिए ब्रिटिशर्स कांग्रेस को रिकग्नाइज करती थी और वो मानती थी कांग्रेस इज द वॉइस ऑफ इंडिया। इसलिए कांग्रेस के जितने भी डिमांड्स थे वो सब आपके जाते थे इनके पास, ब्रिटिशर्स के पास, और वो जाते थे एज अ डिमांड ऑफ द कॉमन पीपल। फिर होता था लीडर्स हुम द होल इंडिया रिकग्नाइजेज। अब मैंने बताया कि कांग्रेस में इंडिया के सारे जो बड़े बड़े लीडर्स थे, जैसे आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए, बदरुद्दीन तैयब जी, ये सभी आपके जो बड़े बड़े लीडर्स थे ये सारे एक ही ऑर्गेनाइजेशन में थे कांग्रेस में, इसलिए कांग्रेस की बात पूरी इंडिया सुनता था। अब देखेंगे सेफ्टी वैल्व थ्योरी। अगर सेफ्टी वैल्व थ्योरी की बात की जाए तो फिर ये लाला लाजपत राय ने दिया था 1916 में। वो दिया था अपने न्यूज़पेपर में जिसका नाम था यंग इंडिया। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस दो हिस्से में डिवाइड हो गया था। एक था आपका मॉडरेट, एक था आपके रेवोल्यूशनरी। मॉडरेट लीडर्स को आपके नरम दल लीडर भी बोला जाता। जो मॉडरेट लीडर या फिर नरम दल लीडर थे वो मानते थे कि ब्रिटिश के खिलाफ कोई डायरेक्ट रिवोल्ट करके फायदा नहीं है और कांग्रेस और ब्रिटिशर्स एक साथ मिलकर काम करेंगे और इंडिया को आज़ादी की तरफ ले पाएंगे। उनका मेन काम यही था कि कोई भी रिवोल्ट या फिर कोई भी किसी भी तरह का वायलेंस ना हो ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ये उनका मेन काम था। रेवोल्यूशन या फिर गर्म दल के जो नेता थे वो मानते थे कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से हटाने के लिए को रिवोल्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट वायलेंस दिखाना पड़ेगा ब्रिटिशर्स के खिलाफ ताकि ब्रिटिशर्स इंडिया से हट जाए। यही मेन सोच का डिफरेंस था जो मॉडरेट लीडर्स थे, रेवोल्यूशन लीडर्स थे। रेवोल्यूशन लीडर्स या फिर गर्म दल नेता की बात की जाए उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट एक लीडर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने ये सेफ्टी वैल्व थ्योरी दिया था। अब ये सेफ्टी वैल्व थ्योरी क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। अगर सेफ्टी वैल्व थ्योरी की बात की जाए तो सेफ्टी वैल्व थ्योरी हम लोग को समझाता है कि ब्रिटिशर्स ने ये क्यों बनाया था ये कांग्रेस। अकॉर्डिंग टू सेफ्टी वैल्व अगर इंडिया में देखा जाए तो काफ़ी रिवोल्ट स्टार्ट हो गए थे
जैसा आप लोग ने पहले पढ़ा था, फार्मर्स रिवोल्ट, ट्राइबल रिवोल्ट, लेबर यूनियन, ये सब स्टार्ट हो गया था। पर ये सब से ब्रिटिशर्स बचना चाहते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के एक ऑफिसर ने बोला था अगर सारे इंडियन ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए और सभी इंडियंस ने एक मुट्ठी रेत भी फेंका ब्रिटिशर्स के ऊपर, पूरा ब्रिटिश एम्पायर दब जाएगा। इसलिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि सभी रिवोल्ट में ना आ जाए, इसलिए उन्होंने बनाया था आपका कांग्रेस। अब कांग्रेस बनाने से क्या हो रहा है, जितना भी कॉमन लोग के प्रॉब्लम हो रहा है वो सभी जा रहे हैं ब्रिटिशर्स के पास, ये कांग्रेस के पास। कांग्रेस उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को शांत तरीके से ब्रिटिशर्स को बता रहा है। ब्रिटिशर्स को कोई जो पब्लिक की या फिर कॉमन पीपल की जो एंग्री रिवोल्ट होता है वो सब नहीं सहना पड़ रहा, और कांग्रेस काम कर रही है एज अ सेफ्टी वेल्व। तो फिर यहाँ पर देखेंगे ह्यूज मास रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। मैंने जैसे पहले ही बताया कि जितने रिवोल्ट हो रहे थे 1857 रिवोल्ट के बाद, जितने सारे रिवोल्ट हो रहे थे ब्रिटिश एम्पायर का, ब्रिटिश को समझ में आ गया कि इंडिया पूरा जो कंट्री है वो कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाया अगर पूरे इंडिया में रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। तो इसलिए कांग्रेस उन्होंने बनाया ताकि वो डेमोक्रेटिक वे से और शांत तरीके से लोगों का जितना भी प्रॉब्लम है वो आके ब्रिटिशर्स को बताए। प्लेटफॉर्म फ्रॉम विच लीडर्स को ड्रेस पब्लिक डिमांड। पब्लिक जो रिवोल्ट करना स्टार्ट कर रही थी उनके पास सॉल्यूशन आ गया था कि वो कांग्रेस के पास जाकर के कांग्रेस उनका जितना भी डिमांड है वो जाके फाइनली रख देगी ब्रिटिशर्स के पास, और ब्रिटिशर्स उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल देंगे। इफ इट इज डन थ्रू ऑर्गेनाइजेशन बाय देम इट विल बी इजी टू सॉल्व। अब कोई प्रॉब्लम होगा और वो शांत तरीके से अगर सॉल्व होगा तो फिर गवर्नमेंट का ही फायदा है, यानी कि वहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उनका ही फायदा होता है। क्योंकि अगर कोई रिवोल्ट होता तो रिवोल्ट में आपने देखा है कम्युनिकेशन का जितना है, पब्लिक गवर्नमेंट जो ऑफिस है वो सब जला दिया जाता था, इससे ब्रिटिशर्स का ज़्यादा नुकसान होता था। बट अब जब कॉमन पीपल आ रहे हैं कांग्रेस के पास कोई प्रॉब्लम ले गए और कांग्रेस फाइनली वो प्रॉब्लम ले गए ब्रिटिशर्स के पास जा रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स बातचीत में कांग्रेस को हाँ भी बोल सकती है, बातचीत में ना भी बोल सकती है। और कांग्रेस के लीडर्स कोई रिपोर्ट नहीं करने वाले थे, कोई हल्ला नहीं करने वाले थे, तो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स का नुकसान भी नहीं होता। क्योंकि आपके ये पब्लिक रिपोर्ट अगर होता है, पब्लिक हल्ला कर दी तो इसमें ब्रिटिशर्स का काफ़ी नुकसान हो जाता है। अब देखेंगे कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो भी अपने तरफ से क्या बोले थे कि कांग्रेस ही बना था। The Congress leaders later stated that it was started by the British. The INC is allowed to exist, otherwise they would have suppressed the movement. According to the नरमदल नेता या फिर बोला जाए मॉडरेट लीडर, उन्होंने ये कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से सिर्फ इसलिए चलने दिया गया था कि उसको एक ब्रिटिशर्स ने बनाया था AOU। अब जब ब्रिटिशर्स ने AOU ने बनाया था तो जो कांग्रेस थी वो कभी कांग्रेस चलने से ब्रिटिशर्स कभी मना नहीं कर सकते थे, उनको परमिशन देना पड़ा था AOU उनको, अच्छा ठीक है आप कांग्रेस बना सकते हैं। In 1898 a law was passed making it an offense to excite feeling of disaffection. कांग्रेस बनने का दो कारण था, यहाँ पर जो हम लोग ने पढ़ा था से ये चीज़ तो क्लियर हो गया। जो कांग्रेस बना था उसका दो कारण था, तो ब्रिटिशर्स अपना सोच रहे थे, एक साइड को इंडियंस अपना सोच रहे थे। ब्रिटिशर्स ने इसलिए बनाने का परमिशन दिया कि वो चाहते थे सेफ्टी वेल्व। सेफ्टी वेल्व मतलब पब्लिक के जितना गुस्सा है वो सब आपका कांग्रेस में आएगा, कांग्रेस उसमें शांत तरीके से ब्रिटिशर्स को बताएगी, ब्रिटिशर्स को वो हल्ला सॉल्व करने में या फिर रिवोल्ट सॉल्व करने में ईजी होगा। इंडियंस ने देखा ब्रिटिशर्स ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे, तो वो उस चीज़ को सपोर्ट किया, क्योंकि इंडियंस अगर खुद से कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जिसको कोई भी ब्रिटिशर्स ने नहीं बनाया, तो फिर ब्रिटिशर्स किसी भी तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन को चलने नहीं देते, उस ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर देते। पर 1885 में जब कांग्रेस बना था उसके बाद ये ब्रिटिशर्स ने देखा कि उनकी चाल उल्टी पड़ गई। कांग्रेस उल्टा लोगों को भड़का दिए इंडियन नेशनलिज्म के लिए कि भारत से प्यार कीजिए और ब्रिटिशर्स को हटाइए। इसलिए 1898 में उन्होंने लॉ पास कर दिया कि गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलना गलत होगा। लॉ पास मेकिंग एट ऑफेंस टू
hurt the feelings of dissatisfaction। फिर आएंगे स्टार्ट में। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब स्टार्टिंग में बना था तब क्या क्या था और इसका नाम कैसे पड़ा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से पहले बना था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को माना जाता है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे बना था उसका ऑर्गेनाइजेशन देख के यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था। इनके प्रेसिडेंट थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो वो बना था 28 दिसंबर 1885। उसके फाउंडर थे यो ह्यू और ये उसके फाउंडर थे यो ह्यू। और जो पहला मीटिंग हुआ था जो पहला वो 28 दिसंबर 1885 में मिले थे। वहाँ पे मिले थे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो कि है मुंबई में। तो जो पहला मीट हुआ था ये तो आपको पता ही होगा कि मुंबई में हुआ था और ये कहाँ पर हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। और ये कांग्रेस नाम दिया था दादा भाई नौरोजी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पहले किस नाम से जाना जाता था या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन से बना था, वो बना था आपका इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो बाद में जाना जाता था इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से। इससे बना था कांग्रेस। और कांग्रेस नाम किसने दिया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम दिया था आपके दादा भाई नौरोजी ने। फिर उस टाइम के गवर्नर जनरल कौन थे जिन्होंने अलाउ किया था, लॉर्ड डफरिन। ये आप इस चीज से याद रख सकते हैं कि गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे और उन्होंने अलाउ किया था कांग्रेस को, इसलिए वो डफर थे। देखिए नाम में लिखा हुआ वो डफर थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया लॉर्ड डफरिन। अगर देखा जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस के काफी प्रेसिडेंट थे पर जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे WC बनर्जी। पहला तो हो गया कांग्रेस बनाया गया था 1885 में, पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था मुंबई में, नाम दिया था आपके दादा भाई नौरोजी ने, बनाया था आपके एओ ह्यू ने और पहले प्रेसिडेंट बने थे WC बनर्जी। वही है नेम गिवन दादा भाई नौरोजी। गवर्नर जनरल डफर ने बनाया था और प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। ये तीनों चीज आपको एकदम याद रखना है। फिर आता है स्टेटमेंट। अब जब कांग्रेस बन गया था तो उसके बारे में काफी स्टेटमेंट दिया गया या फिर काफी लाइन बोला गया था। पहले आते लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन कौन थे जिन्होंने 1885 में कांग्रेस को बनने के लिए अलाउ किया था। ब्रिटिशर्स माने, जैसे पहले ही बताया आपको, ब्रिटिशर्स मानते थे सेफ्टी वैल्व थ्योरी। वो सिर्फ इसलिए कांग्रेस को बनाने का परमिशन दिए थे कि वो चाहते थे पब्लिक का जितना भी गुस्सा हो वो इन अ डेमोक्रेटिक वे कांग्रेस पे आए और कांग्रेस से वो बातचीत करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो पहले देखेंगे लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में सूक्ष्म अल्पजाति के विचारों की प्रतिनिधि करता है। तो लॉर्ड डफरिन ने ये बताया था कि सिर्फ एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल सोच दिखाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहले ही मैंने बताया था ऐसे दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी, ये सभी जो थे ये काफ़ी एडुकेटेड लोग थे। ये नॉर्मल पीपल से काफ़ी आगे थे। जैसे कि मिडिल क्लास होता है, इनमें से कोई भी मिडिल क्लास नहीं था और सभी अपर क्लास के थे, काफ़ी वेल एडुकेटेड थे। उस टाइम इंडिया में एडुकेशन उतना ज़्यादा भी नहीं था, इसलिए लॉर्ड डफरिन ने बोला कि कांग्रेस में ज़्यादातर जो लोग हैं वो काफ़ी ऊपर लोग हैं, काफ़ी हाई लोग हैं, इसलिए वो समझ नहीं सकती कि नॉर्मल लोगों की तकलीफ क्या है। इसलिए कांग्रेस कभी सफल नहीं हो सकता क्योंकि ये नॉर्मल लोगों की जो दर्द है, वो पेन है, वो समझ नहीं सकते। फिर आता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन आपको बता दूं कि बंगाल का जो डिवीजन हुआ था, आपने अगर गवर्नर जनरल्स का चैप्टर पढ़ा, गवर्नर जनरल्स और वाइसरॉय का चैप्टर, वहाँ पर आपने पढ़ा हुआ कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का डिवीजन किया था। बंगाल के डिवीजन के बाद आपके कांग्रेस भी दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था। एक आपका हो गया था गरम दल जिसे बोला जाता है रेवोल्यूशनरी, और एक हो गया था आपका नरम दल जिसे बोला जाता है मॉडरेट।
लॉर्ड कर्जन ने यहाँ पर क्या कहा था, द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन व्हाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इन द पीसफुल डिफेंस। तो उन्होंने ये देखा था कि कांग्रेस अलग हो गया था, कांग्रेस जैसे ही अलग हो गया था, जितने भी आपके रेवोल्यूशन लीडर्स थे उनको वो जेल में भर दे रहे थे, क्योंकि रेवोल्यूशन लीडर्स सबसे ज़्यादा खतरा थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और मॉडरेट लीडर जो थे वो शांत होते थे, पर जो रेवोल्यूशन लीडर्स होते थे वो रिवोल्ट करते थे कांग्रेस ब्रिटिश रूल के खिलाफ। इसलिए ब्रिटिश रूलर्स ने क्या किया था, जैसे कांग्रेस डिवाइड हो गया था, रेवोल्यूशन लीडर्स जितने उनको कोई ना कोई गलत इल्ज़ाम लगा के जेल में भर दिया गया था। इसलिए लॉर्ड कर्जन ने बोला कि कांग्रेस तो पहले से डिवाइड हो गया और वो नीचे गिरा है, और मेरा इंडिया में रहना कालीन में ये सपना है कि कांग्रेस जब नीचे गिर जाए और वो खत्म हो जाए, मैं उसको देख पाऊँ। फिर आते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक फिर से एक रेवोल्यूशन लीडर थे, और उन्होंने कहा था द कांग्रेस मूवमेंट वॉज नाइदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉट डिवाइस्ड और प्लान्ड बाय देम। बाल गंगाधर तिलक ने भी करीब करीब वही कहा जो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने यही कहा कि जो कॉमन पीपल होते हैं, जो नॉर्मल पीपल होते हैं, उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहता कांग्रेस की प्लानिंग कमेटी या कांग्रेस कैसे आगे बढ़ेगी इस चीज़ में। जो हायर स्ट्रेटेजी के पीपल होते हैं, कुछ लोग होते हैं जैसे गांधी जी थे, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, यही सब डिसीजन बनाते थे कांग्रेस को लेके, इन्हीं का डिसीजन फाइनल माना जाता था। तो फिर यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने यही कहा कि कांग्रेस का आंदोलन ना तो उन लोगों से प्रेरित था जो उनके द्वारा तैयार या योजनाबद्ध नहीं थे, तो प्लानिंग भी नहीं था और उनके द्वारा डिवाइस भी नहीं था, कोई प्लानिंग या फिर किसी भी एग्जीक्यूशन में। ये सब कांग्रेस ही बोलता था कि कॉमन पीपल का हाथ है, कॉमन पीपल का यहाँ पर दूर दूर कोई रिश्ता नहीं रहता था। हम लोग बाद के चैप्टर में देखेंगे कांग्रेस पार्ट 2 वर्किंग कमेटी का कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था कांग्रेस के सारे डिसीजन में। वही आपके सारे डिसीजन करते थे, वो कांग्रेस के दूसरे लीडर्स जो रेवोल्यूशन लीडर्स थे या फिर कॉमन पीपल के खिलाफ भी क्यों ना हो। फिर देखिए अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष फिर से आपके रेवोल्यूशन लीडर थे, क्योंकि जिसे गरम दल नेता भी हम लोग बोलते हैं। उन्होंने कहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस इज अ बेगिंग इंस्टीट्यूट। अभी जब 1905 में बंगाल का डिवीजन हो गया तब रेवोल्यूशन लीडर्स को काफ़ी गुस्सा आ गया था। तब उन्होंने कांग्रेस से ये बात किया था कि आप तो कहते हैं शांत तरीके से कांग्रेस अगर बात करेगी ब्रिटिश से तो ब्रिटिशर्स मान जाएगी। 1905 में बंगाल का डिवीजन क्यों हुआ था, जबकि कांग्रेस ने शांत तरीके से बात किया था ब्रिटिशर्स को। वो मानते थे कांग्रेस इसलिए ब्रिटिशर्स से शांत तरीके से बात करती थी कि ब्रिटिशर्स उनके खिलाफ ताकि उनको जेल में ना भर पाए और किसी भी तरीके से उनके ऊपर टॉर्चर नहीं कर पाए, इसलिए वो डरते थे ब्रिटिशर्स से। इसलिए यहाँ पर अरबिंदो घोष ने कहा कांग्रेस था वो सिर्फ भीख मांगता है और वो असली कोई काम नहीं कर पाता। सैयद अहमद खान ने बोला था इंडियन नेशनल कांग्रेस इज इन रियलिटी सिविल वॉर विदाउट आर्म्स। सिविल वॉर मतलब आप लोग समझते हैं कोई कंट्री के अंदर अगर दो पार्टीज रहे वो एक दूसरे के खिलाफ है तो फिर उससे सिविल वॉर कहा जाएगा। अमेरिका में जो आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वहाँ पर आपका सिविल वॉर हुआ था, इसमें नॉर्थ और साउथ का साइड बना था। नॉर्थ और साउथ के जो सोच थे वो अलग थे और इसलिए दोनों के बीच लड़ाई हुआ था। तो उन्होंने बोला कि कांग्रेस तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई करना चाहता है और उनके पास कोई भी हथियार नहीं है, बिना किसी हथियार के वो लड़ाई कर रहा था। बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पर गांधी जी हैं, गांधी जी 1947 के बाद चाहते थे कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना, पर मैंने पहले ही यहाँ पर बताया था चैप्टर में, पहले स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कांग्रेस के कुछ लोग इतना ज़्यादा पावरफुल हो गए थे कि वो कांग्रेस को पूरे तरीके से कंट्रोल कर रहे थे। 1947 तक इंडिया इंडिपेंडेंस मिलने के बाद बस इतना ज़्यादा पावर आ गया था कि वो गांधी जी की बात भी मना कर सकते थे, गांधी जी की बात भी वो मना कर दिया था। गांधी जी कांग्रेस को इसलिए चाहते थे कांग्रेस से इंडिया की इंडिपेंडेंस ला पाए, और इंडिया की इंडिपेंडेंस जब आ गई तब कांग्रेस को 1947 में गांधी जी ने चाहता कि वो डिसॉल्व हो जाए, वो अलग अलग हो जाए, पर वो चीज़ नहीं हुआ था।
अब कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग पढ़ लेंगे बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज कम्युनिटी। मैंने देखा है कि कांग्रेस इसलिए बना था कि कांग्रेस के जो लोग थे काफ़ी हाई लोग थे और स्ट्रैटेजी के लोग थे, तो वो चाहते थे कि ऑर्गेनाइज तरीके से ये इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई हो वो कंटिन्यू हो पाए, और इसमें बहुत बड़ा हाथ था वो कांग्रेस का। कमिंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़, तो आपने देखा है कि हर एक स्टेट से बड़े बड़े जो लीडर्स होते, बड़े बड़े जो कंट्री के लीडर्स थे वो एक साथ आ गए थे इस कांग्रेस में। फिर तीसरा बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो आपने देखा कि सेफ्टी वैल्व थ्योरी लगाने के लिए ब्रिटिश ने जो बनाया था कांग्रेस, बाद में जाके ये ब्रिटिशर्स के लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो आज के चैप्टर बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया तो फिर धन्यवाद, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। अगर आपको इंडियन नेशनल हिस्ट्री के, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के और भी चैप्टर देखने, फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए, और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू सॉल्व करने तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। लेंगे अगले वीडियो पे।